नमस्कार, नवप्रवाह लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं निरपेंद्र कुमार मौर्य। किसान आंदोलन देश की राजनीति को तय करने वाला आंदोलन है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन कर सरकार पर एक दबाव बनाना चाह रहे हैं। मैं इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में मौजूद हूँ, जहाँ मेरे साथ ऋषभ हैं, जिनको वे पत्रकारिता के छात्र भी हैं और इन्होंने किसान आंदोलन को बहुत करीब से देखा है। इनकी पत्रकारिता भी किसान आंदोलन में हुई है। तो आइए हम इनसे समझते हैं कि किसानों की प्रमुख मांगें क्या हैं, क्यों वो आंदोलन कर रहे हैं और क्या इनको कब तक लगता है कि किसानों को ये न्याय मिलेगा या नहीं। इनकी सरकार से प्रमुख मांगें क्या हैं। बहुत धन्यवाद ऋषभ जी, आपको नवप्रभा को समय देने के लिए। तो मैं पहले यही शुरू करना चाहता हूँ कि आपकी प्रमुख मांगें क्या हैं। ये किसानों ने 1.0 आंदोलन के बाद 1.2.0 आंदोलन क्यों शुरू किया। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। आपको ये समझने के लिए थोड़ा सा पीछे इतिहास में जाना पड़ेगा। जब 2007 के अंदर डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट आती है, जो कि C2+50 के फॉर्मूले पर किसानों की समृद्धि के लिए एक MSP का फॉर्मूला सजेस्ट करती है कि जो आज भारत के किसान की जो विकराल स्थितियां हैं उनको किस प्रकार सुधारा जा सकता है। तो इस रिपोर्ट को लागू करने के लिए लंबे समय से आंदोलन होते रहे, लेकिन इस बीच आंदोलन के दौरान 3 कृषि कानून आ जाते हैं, जिससे कि किसान समझते हैं कि वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ और उनकी स्थितियों को और ज़्यादा ख़राब करने की तरफ चले जाएंगे। इसके खिलाफ 1 साल तक धरना आंदोलन चलते हैं और साथ ही जब आंदोलन ख़त्म होता है तो इन बिलों को रद्द कराने के साथ साथ सरकार से और किसान संगठनों की सहमति बनती है कि सरकार MSP गारंटी कानून पर कमेटी बनाएगी और शहीदों जो आंदोलन के अंदर शहीद हुए हैं उनको सम्मान देगी। लेकिन 2 साल तक का समय बीत जाता है, सरकार अपनी इन की गए दावों पर किसान। मैं बीच में आपको टोक इस रहा हूँ क्योंकि जो सरकार है वो लगातार आप किसानों पर यह आरोप लगा रही है कि 2024 के चुनाव के मद्देनजर आप लोग राजनीति कर रहे हैं। वो अब मोदी गवर्नमेंट की इस वजह से आप लोग उल्हेड़ना कर रहे हैं और सरकार इस पे काम कर रही है। वो कह रही है कि मैं MSP को जब मैं फसलों पे दे रहा हूँ और पिछले सालों से 22 फसलों पे MSP मिली थी, साल 24 फसलों पे MSP मिली है, तो फिर वो आप पे राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। इस पे आप कैसे अपनी बात को रखेंगे। देखिए, भारत के अंदर हर 4-6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं आपको बड़ा चुनाव दिखेगा ही दिखेगा जी। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमेशा ये चुनाव की वजह से ही आंदोलन होते हैं। आंदोलन दबाव समूहों का राजनीतिक दलों पर अपनी मांगें मनवाने का एक तरीका होता है और ये आंदोलन का ऐलान पहले जो आंदोलन हो रहा था उस समय मांगे मानी गई थी, जो सरकार द्वारा सरकार को 2 साल का समय दिया गया। उसके बाद भी आंदोलन करने से करीब 5-6 महीने पहले ऐलान किया गया कि हम दोबारा आंदोलन करेंगे क्योंकि सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही। तो आपका इसे चुनाव से जोड़ना मेरी नज़र में गलत है। विश्व व्यापार संगठन से भी किसान यूनियनों का कहना है कि आप विश्व व्यापार संगठन से अपने मेंबरशिप को विड्रॉ करिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत एक ऐसा देश है, आप विश्व की चौथी बहुत बड़ी इकोनॉमी भी भारत बन चुका है, तो आप फिर अगर WTO से अगर भारत अपनी सदस्यता को वापस लेता है तो इससे भारत के जो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव है या फिर जो आप कह सकते हैं कि इस समय जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी डिसबैलेंस होगी। तो क्या आपको लगता है कि किसानों के मांगों को मानने के लिए भारत को अपनी विदेशी कूटनीति को ख़राब करना चाहिए। देखिए, पहले तो आप WTO के AOAs को समझिए, जो कहता है कि कृषि क्षेत्र को आपको नॉन सब्सिडी बनाना है और लेस प्रॉफिटेबल बनाना है। यानी WTO चाहता है कि जितना कम प्रॉफिट कृषि क्षेत्र में होगा उतने ही ज़्यादा लोग कृषि को छोड़कर और व्यापार, बिजनेस और कार्यों के अंदर आएंगे, जिससे कि WTO को और उनके आयात निर्यात के जो भी उनके काम हैं उनको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले तो हमें WTO को इन AOAs को समझना होगा और इसीलिए किसान संगठन आज मांग उठा रहे हैं, क्योंकि कृषि क्षेत्र सिर्फ ये भारत की बात नहीं है। आप जर्मनी के अंदर देखेंगे, फ्रांस के अंदर देखेंगे, पूरे व्यापक स्तर में पूरी दुनिया में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि 26 तारीख से 29 तारीख तक WTO ने अपनी कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इसी के विरोध में भारत के किसान सड़कों पर हैं और जो ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि सिर्फ भारत के अंदर ही जिस प्रकार से किसानों का दमन किया जा रहा है, उन्हें
खालिस्तानी या आतंकी कहा जा रहा है, ऐसा किसी भी देश में आपको दिखाई नहीं देगा। मैं थोड़ा सा मैं किसान आंदोलन के ट्वीट में जाना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारी यूनियंस देखने को मिलते हैं। भारतीय किसान यूनियन देखने को मिलता है, संयुक्त किसान मोर्चा मिलने को मिलता है। मैं एग्जैक्टली समझता चाहता हूँ ये आह्वान किसका है, ये किसान आंदोलन 2.0 के पीछे कौन कौन सी यूनियंस हैं? देखिए, ये मुख्यतः सबसे जो बड़ा मोर्चा बना वो संयुक्त किसान मोर्चा बना किसान आंदोलन 1 के दौरान। लेकिन जब पंजाब के अंदर चुनाव आए तो इन यूनियनों के अंदर कुछ टूट पड़ी। कुछ का मानना था कि हम राजनीति के दरवाजे के थ्रू किसानों का भला कर सकते हैं, तो कुछ यूनियनों ने चुनाव लड़ा, तो उस प्रकार ये यूनियनें बट गई। एक तो संयुक्त किसान मोर्चा रहा, एक संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक और राजनीतिक, और एक है किसान मजदूर मोर्चा। तो अभी जो पोल है संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, इन दोनों की है। इनमें जो पंढेर की जो यूनियन है वो सबसे मुख्य है, मुख्य 2 यूनियनें हैं। क्या आपको नहीं लगता कि राकेश टिकैत हो, नरेश टिकैत हो, वो किसानों के साथ आंदोलन को समर्थन तो दे रहे हैं, लेकिन क्या वो अपनी राजनीति भी चमका रहे हैं? क्या चमका रहे हैं? आप इस यूनियनों के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो पूरा संयुक्त किसान मोर्चा यूनियनों के साथ अभी तक क्यों नहीं आया? संयुक्त किसान मोर्चा ने सिर्फ समर्थन का ऐलान तभी किया जब किसानों के साथ आंसू गैस और उनके ऊपर फायरिंग के बाद जब उन पर दमन हुआ तो आनन फानन में संयुक्त किसान मोर्चा को अपनी मीटिंग करनी पड़ी और आंदोलन को अपना एक समर्थन देना पड़ा। लेकिन काडर उनका आज भी सड़कों पर नहीं आया है। तो ये इनकी आपसी मतभेद, आपसी राजनीति चल रही है। अब किसान आंदोलन मतलब किसानों का कम राजनीतिक ज़्यादा लग रहा है, क्यों? क्योंकि अभी आप कहते हैं कि स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसको लागू करना है। स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट 2007 में आती है, तब जो केंद्र में सरकार होती है, कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है, और वो उसे लागू करने के लिए मना कर देती है। लेकिन आज राहुल गांधी ने कहा है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं सबसे पहले स्वामीनाथन जी की रिपोर्टों को लागू करूंगा। तो इस वक्तव्य पे आप क्या कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी भी राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि पूरे क्या लोकसभा 2024 के चुनाव को देखते हुए क्या इस किसान आंदोलन का राजनीतिकरण किया जा रहा है? देखिए, जब 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए और आज जो कांग्रेस पार्टी दावे करती है कि उस समय चुनाव आ गए थे, हम लागू नहीं कर पाए, जबकि उनके पास इस बीच 7 साल की सत्ता थी, फिर भी उन्होंने लागू नहीं किया, तो वो आज किस मुंह से कह रहे हैं कि हम वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए राहुल गांधी राजनीतिकरण कर रहे हैं? ये आप तो मेरी इस बात से कितनी सहमत है? ये तो देखिए, आने वाले समय में देखना होगा कि वो सिर्फ किसानों के समर्थन का ढकोसला कर रहे हैं या फिर सच में कुछ करना चाहते हैं। लेकिन मेरा अनुमान यह है कि कोई भी पार्टी आज के पूंजीवादी दौर के अंदर, जहां भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, वो जो आज पूंजीपतियों की एक गुलाम बन गई है, उस दौर में किसानों की मांगें तभी मानी जा सकती है जब एक बड़े स्तर पर किसान सड़कों पर आएँ और सरकार पर दबाव बनाएं कि WTO के जो AOS हैं, क्योंकि WTO से जब तक भारत WTO के खिलाफ चुनौतीपूर्ण तरीके से खड़ा नहीं होगा, तब तक MSP की गारंटी पर लो या फिर C2+50 के फॉर्मूलों पर MSP का निर्धारण संभव नहीं है। बहुत सारे जो किसान आंदोलन के विरोधी हैं वो भी कह रहे हैं कि केवल क्यों हरियाणा और पंजाब के किसान ही इस किसान आंदोलन में, क्यों कोई बिहार का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान या किसी अन्य राज्यों का किसान क्यों नहीं दिखता है? क्या हरियाणा और किसान आंदोलन के पीछे कोई फंडिंग हो रही है जिससे ये किसान आंदोलन चल रहा है? इसमें मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हरियाणा जो आपने MSP की भी बात करी, पूरे देश के अंदर मात्र 8% किसानों को आज के समय MSP मिलती है और उसका 80 से 85% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हरियाणा पंजाब के किसानों को मिलता है। तो इस वजह से आज हरियाणा और पंजाब के किसानों की स्थिति पूरे देश के किसानों के मुकाबले आर्थिक तौर पर बेहतर है। तो इस वजह से वो आंदोलन करने में समर्थ हैं कि वो आंदोलन लंबा चला सकते हैं। लेकिन यदि आप बिहार, गुजरात या अदर स्टेट के किसानों का कंपैरिजन करेंगे तो उनके पास अगर वो दिन में मजदूरी ना करें तो रात को उनके पास खाना खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति इस देश के किसान की है। वहीं फिर भी ये आंदोलन काफ़ी दूसरे स्टेट्स में भी हो रहा है। जो कर्नाटक से किसान आ रहे थे, मध्य प्रदेश के अंदर पूरी ट्रेन रोकी जाती है, उनके सिर फोड़े जाते हैं और उन्हें गिरफ्तार करके 200 किलोमीटर दूर भोपाल से भी आगे ले जाया जाता है। वहीं तमिलनाडु के अंदर भी किसान आंदोलन होते हैं। राजस्थान के अंदर भी 3 डिस्ट्रिक्ट्स का सरकार के द्वारा इंटरनेट बंद किया जाता है, वहाँ भी आंदोलन का असर दिखता है। वही अगला सवाल था कि क्या सरकार बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का फ़ायदा उठा रही है? लगभग 13-14 दिनों तक हरियाणा में इंटरनेट बंद कर दिए जाते हैं,
तो सरकार पर भी ये आरोप लग रहा है कि वो जानबूझकर किसान आंदोलन को लंबा खींच रही है। अगर वो चाहती तो 3-4 दौर की बातचीत तब तक हो चुकी, उसमें मामला सुलझ सकता था। क्या सरकार भी चाह रही है कि इस आंदोलन को और लंबा खींचा जाए? सरकार पूरी तरह से इस आंदोलन में दमन का प्रयास कर रही है और 2 स्टेट्स को एक पूरे देश से अलग थलग रोकने की कोशिश कर रही है। चाहे वो इंटरनेट बंद करके अभिव्यक्ति की आज़ादी हो। आपने ट्विटर पर देखा होगा, ग्लोबल गवर्नेंस नाम से जो मेन ट्विटर अकाउंट है ट्विटर का, उससे भी ट्वीट आता है कि भारत सरकार जो भी किसान आंदोलन के समर्थन में जितने भी पोस्ट किए जा रहे हैं उन पोस्ट को हटाने की उसमें ये वक्तव्य नहीं था कि किसान आंदोलन, बस उसमें कहा गया था कि कुछ अकाउंट्स को बंद कराया जा रहा है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का शायद उल्लंघन है, लेकिन भारत सरकार की बातों को मानना, इस वजह से ट्विटर उसको बंद या एक्स उसको बंद कर। तो आप देखिए ना, जिन जिन के हटाए गए हैं वो अधिकतर या तो किसान नेता हैं या किसान आंदोलन के अंदर जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो पत्रकार हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों के ट्वीट हटाए गए हैं। जी, तो आपको सरकार से क्या उम्मीद लगती है? क्या सरकार आपकी बात को मानेगी? अगर सरकार आपकी बात को मानती है तब किसानों का क्या पक्ष होगा? और सरकार अगर बात को नहीं मानती है आगामी लोकसभा चुनाव में, तो फिर आप अपनी बातों को कैसे रख सकते हैं? क्योंकि आपने इस कवरेज को, खासकर फार्मर प्रोटेस्ट 1.0 पे मैंने आपकी बहुत सारी कवरेजेस देखी हैं। आप इसको बहुत करीब से जानते हो, शायद किसान नेताओं को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। तो मैं इस राजनीति को समझना चाहूँगा कि अगला किसानों का क्या कदम हो सकता है? देखिए, हर चीज़ का नतीजा शांति प्रिय तरीके से ही, वार्तालाप से ही निकलता है। चाहे आज सरकार जितने भी दमन के तरीके इस्तेमाल कर रही है, सेंट्रल फोर्सेस और हरियाणा पुलिस के द्वारा गोलियां भी चलाई गई हैं और बहुत बुरे तरीके से जो किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ट्रैक्टर गाड़ियां तोड़ी गई, लेकिन फिर भी अंत में जो नतीजा है, जो रिजल्ट है, वो वार्तालाप से ही निकलेगा। सरकार को सारा अपना राजनीतिक हट छोड़कर किसानों से, संगठनों से वार्तालाप करनी चाहिए और उनकी मांगों पर विचार करना चाहिए। किसान आंदोलन में बहुत ज़्यादा हिंसा भी हो गई थी। जो केंद्र में गृह राज्य मंत्री थे टेनी जी, उनके सुपुत्र आशीष मिश्र टेनी ने किसानों के ऊपर थार गाड़ी भी चढ़ा दी थी। उसको लेकर के भी किसानों का ये प्रोटेस्ट है। तो क्या आपको लगता है कि क्योंकि सरकार ये उसके पीछे तर्क दे रही है कि ये न्यायपालिका का काम है, न्याय जो है जुडिशरी करेगी, तो आप क्यों फिर एग्जीक्यूटिव से ये मांग कर रहे हैं कि आशीष मिश्र टेनी को सजा दी जाए? मुझे ये बताइए, जब तक किसी व्यक्ति कोई क्रिमिनल है और उसका पिता अगर सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल रहेगा, तो उसके पुत्र के खिलाफ कोई भी एजेंसी निष्पक्ष जांच कब तक कर पाएगी? क्या कर पाएगी? वो व्यक्ति जो सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल है वो जांच को अवश्य प्रभावित करेगा। तो इसीलिए क्या आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जांचों में प्रधानमंत्री भी उल्लंघन करते होंगे? आप ये डायरेक्ट सरकार पर आरोप लगा रहे हैं? करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या पीछे की सरकारें हों, हर सरकार अपनी सत्ता रहते हुए जांच को प्रभावित करती है। मैंने आपसे बात किया, उसमें पता चलता है कि अभी किसान आंदोलन लंबा खींचने की तैयारी में है, क्योंकि सरकार भी 3-4 दौरों की बातचीत के बाद अभी कोई मसला सुलझाने की नहीं उम्मीद में है और किसान भी पीछे हटने को नहीं उम्मीद है। आप नवप्रभा को अपने और कीमती समय देंगे और हमें पल पल की अपडेट देते रहेंगे। आप आज के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।